बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। और आज की वीडियो के लिए मैं पर्ची नहीं, पूरा पर्चा उठा के बैठा हूँ। वैसे सदीक साहब, लग मुझे ये रहा है कि जैसे लंदन से मैं तकरीर करने लगा हूँ। पूरा पर्चा उठा के बैठा हूँ। 5 जुलाई को हमने शहर इक़्तिदार पे एक वीडियो की। उस वीडियो का टाइटल था 12 अगस्त सियासी जायचे पर नून लीग के ज़वाल के आगाज़ का दिन क्वेश्चन मार्क। शरीफ ख़ानदान की सियासी आहों और सिसकियों का वक्त आने वाला है क्वेश्चन मार्क। ये 2 सवालात थे जिन पर बात हुई। और कुछ उस वक्त ज़ाहिर है कि मामलात चल रहे थे शहर इक़्तिदार में ऐसे कि सदीक जान और मेरी जहाँ जहाँ कुछ मुलाकातें हुई थी, कुछ लोगों से बातचीत हुई थी, तो इंडिकेशंस ऐसी आ रही थी। लेकिन लगता है कि ये मामला जो है वो ख़ासा सीरियस होने वाला है। और अब शायद 12 अगस्त नहीं, 9 अगस्त की तारीख दी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, हुकूमत चली जाएगी। और इस हवाले से आपको पता है कि जिन लोगों ने टीवी को बड़ा रिलीजियसली फ़ॉलो किया है गुज़श्ता तकरीबन 1 साल, अब समझ लें आप, फैसल वावड़ा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद प्रोग्राम्स में बैठने का आगाज़ किया, वो कुछ दावे करते हैं और वो दावे हमें दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई देते हैं। वो कुछ बातें बताते हैं, आप उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन वो जो बात कह रहे होते हैं ना, एंड रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं वो मिलता है। सदीक जान साहब, उनका मैं शो देख रहा था, आदिल अब्बासी साहब के साथ बैठे हुए थे। वैसे पहले इस पे थोड़ा सा ये देख लेना, आपकी बात ठीक है, वो वेल कनेक्टेड है आजकल। और आप ये कह सकते हैं कि जब फैसले होते हैं तो उनको पता चल जाते हैं और वो पहले बता देते हैं। मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने पहले बता दिया था कि मोहसिन नकवी साहब होंगे, नाम आए, उनमें मोहसिन नकवी साहब का नाम था। इत्तफाक ना हुआ, मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया और इलेक्शन कमीशन ने कर दिया मोहसिन नकवी साहब का नाम। हालांकि मोहसिन नकवी के हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं यार, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फलां हो जाएगा फलां। लेकिन तो वो वेल कनेक्टेड हैं, फैसले उनको पता होते हैं कि क्या फैसले हुए। अच्छा सदीक, वो जो प्रोग्राम में बैठे हुए थे ना, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, तो वो पर्चे के ऊपर मैंने लिखे हैं, कुछ अहम पॉइंट्स हैं और इस सारे मामले पर हैं कि जो कुछ इस वक्त चल रहा है ना, पसे पर्दा भी बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें तो आप असम्बली की कार्रवाई में देख रहे होते हैं, टॉक शोज़ में, तकरीरों में देख रहे होते हैं, लेकिन छोटा सा शहर है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, और यहाँ की जो सियासी बैठकें हैं वो कोई बहुत ज़्यादा महफूज भी नहीं है। वहाँ पर अगर आपको गुफ्तगू करते हैं, कोई बात करते हैं, ज़ाहिर है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, लेकिन ऊपर बहुत जगह जाती है, रेजोनेट करती है, उसकी गूंज सुनाई देती है। अब फैसल वावड़ा साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी माना खेज़ हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो इनके जमहूरी जनाज़ों का बोझ नहीं उठा सकता। अब ये इन से मुराद उनकी है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और ये सारी सियासी जमातें, वो उसमें ज़ाहिर है कि PTI भी शामिल वो कर रहे हैं, सदीक सबका कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये एक्सपायर्ड माल है, ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं है, नई क़यादत सामने आनी चाहिए, बेशक इन्हीं जमातों में से आए। फिर वो कुछ नाम भी यंगस्टर्स के ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो विज़न मुल्क की तरक्की का ये जमातें 35 साल में नहीं दे सकें, वो सिपा सालार ने 6 माह में दे दिया। यानी इन्होंने ये जो 16 माह हैं शहबाज शरीफ के, उनको शामिल करके कहा है। और इसमें तहरीक इंसाफ के तो ज़ाहिर है कि अगर वो उसको भी शामिल कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि 4 साल, 4.5 साल में, पौने 4 साल में नहीं दे सकी, 35 साल, उनके 3.5 साल भी, 3.5 साल भी ना, तो वो 35 साल कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि खान साहब के दौर का, वो कह रहे हैं 35 साल में जो ये नहीं दे सकी, वो सिपा सालार ने 6 माह में दे दिया, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जेबें भरनी होती हैं, सिपा सालार ने अपनी जेब नहीं भरनी। फिर आगे वो कहते हैं कि सब ने रेड लाइन क्रॉस की है, PTI ने तो कुछ ज़्यादा क्रॉस कर ली थी। 9 मई के रेफरेंस से वो बात कर रहे थे। ये नहीं चल सकता कि आप इक़्तिदार में हो तो आपकी बोली और हो, इक़्तिदार से निकलें तो फिर आप रंग बदल लें। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी बात की थी, लेकिन वो क्योंकि इस वीडियो की रेलेवेंस में नहीं है तो वो हम किसी और उसमें करेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मियाँ साहब को इतनी जल्दी क्लियर नहीं होते और इलेक्शन तो वो इसको मुस्लिम लीग नून को जो है वो सूट नहीं करता। फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त ना बड़े बयानिए बन रहे हैं। एक बयानिया जो है वो तो काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से बन रहा है, एक दूसरा बयानिया बन रहा है और एंगलिंग की जा रही है कुछ मामलात की, किसी को, किसी ख़ास बंदे को हिट करने के लिए, जो हम इन सारी पार्टियों में बहुत अरसे से देख रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। कभी किसी वज़ीर से पूछ लो किसी बात के मामले में कि जो कुछ हो रहा है, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, बड़े फैसले हो जाते हैं, कोई बिल पास हो जाता है, किसी पर पाबंदी लग जाती है, पाबंदी ख़त्म हो जाती है, जब वज़ीर से पूछ लो वो कहता है कि हमें नहीं पता। कानून का पूछ लो, कहते हैं हमें नहीं पता।
उनसे पूछ लें कि जनाब इमरान खान की आवाज़ बंद की है, तो कहते हैं इमरान खान की आवाज़ हमने नहीं बंद की। पूछ लें कि इमरान रियाज कहाँ गए, तो कहते हैं हमें नहीं पता। एंगलिंग और सिग्नल्स हैं ये, चैनल्स पे पाबंदी का। फॉर एग्जांपल ARY का, बोल का, किसी का पूछ लो, कहते हैं हमें नहीं पता, हमने तो नहीं की, हमने तो नहीं पाबंदी लगाई। तो ये जो गुफ्तगू है, ये तो बड़ी चार्जशीट है उन जमातों के ऊपर जो जमातें अब इक़्तिदार से रुखसत हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक डिसकम्फर्ट, एक अदम इत्मीनान, एक मायूसी या एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके, और जो ज़ाहिर है कि पावरफुल सर्कल्स हैं उनके दरमियान। एग्जैक्टली चल क्या रहा है? देखिए इस तरह से पहली चीज़ तो ये है कि हमने बता दिया कि वेल कनेक्टेड हैं फैसल वाडा साहब। ऐसा नहीं कि उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर गलत हो। अच्छा, फिर आप एक चीज़ नोट करें कि आज से 3 दिन पहले तक फैसल वाडा साहब जितने टॉक शोज़ में बैठे और उनको जितने टॉक शोज़ में बुलाया जाता था, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को टारगेट करना था, और वो 100% गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ करते थे और नून लीग उनकी बड़ी हिमायत करती थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से फैसल वाडा साहब जो हैं वो 90% अब तनकीद कर रहे हैं PDM पर और 10% इमरान खान पर कर रहे हैं। और जिस शो की आप बात कर रहे हैं, यादिल अब्बासी साहब वाला शायद शो है, उस शो में आपने देखा था कि आता तारड़ कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए थे। मतलब वो अमूमन आपने देखा है कि यहाँ पर आप अभी बात करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं उचक लूँ जवाब, मैं यहीं आर्गूमेंट ब्रेक कर दूँ और मैं जवाब दे दूँ, चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन वैसे तो मरीम नवाज साहबा का क्राइटेरिया ये है कि जो जितनी बदतमीज़ी करता है उसको उतना अप्रिशिएट करती हैं, जो जितनी गालम गलोच करता है उसको उतना वो अपने करीब कर लेती हैं। लेकिन ये पहला सरेंडर होगा जिसको मरीम नवाज साहबा ने इसकी बहुत तारीफ़ की होगी और अप्रिशिएट किया होगा, और मियाँ साहब ने भी अता तारड़ साहब को कि वेल डन, गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा किया फैसल वाडा साहब को जवाब ना देकर। और ख़्याल से फैसल वाडा को जवाब नहीं देना, इसी तरह से भीगी बिल्ली बने रहना, सर झुका के। जैसे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में है ना कि बहुत अच्छे बंदे हैं, डांट खाते रहते हैं सर झुका के और सर नहीं उठाते। अता तारड़ साहब भी बिल्कुल अपने कायद शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए सर झुका के बैठे रहे, मजाल उन्होंने कोई जवाब दिया। बल्कि आपने देखा कि जब फैसल वाडा साहब रगड़ा लगा रहे थे PMLN को, अता तारड़ साहब उनको जवाब देने की बजाय और अपनी क़यादत को डिफेंड करने की बजाय वो मोबाइल पे सांपों वाली गेम खेल रहे थे मेरा ख्याल नहीं, उसके अलावा जवाब में फवाद चौधरी साहब पे चढ़ाई कर दी। फवाद चौधरी, ये भाई उसको जवाब दो ना, जो बंदा बात कर रहा है, तुम चढ़ाई फवाद चौधरी पे कर। सवाल बेसिकली हुआ ही इस गुफ्तगू का था जो फैसल वावडा कर रहे थे। दरमियान में एक जुमला फवाद चौधरी का भी आ गया, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे मौका मिल गया, वो सीधा फवाद चौधरी पे चढ़ गए। अच्छा, ये तो खैर अपनी क़यादत के नक्शे कदम इन पर ख़मीर यही है ना कि जो ताकतवर हो उसके पाँव पकड़ लो और जो कमज़ोर उसका गिरबान पकड़ लो। अब देखें, जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं ना, आपको पता है कि ऑफ कैमरा इस वक्त आप नून लीग के जिस बंदे के साथ बैठे ना, इनके मैटर करने वाले लोग, वो सारे बैठ के कहते हैं यार इस्टेब्लिशमेंट हमसे बहुत गलत करवा रही है, इस्टेब्लिशमेंट हमसे गलत कानून साजी, यार हमें बर्बाद कर रही है। ये लोगों को फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि यार हम नहीं कर रहे, ये सारा कुछ, ये जो छापे ये वो। अब मुझे एक बात बताएं, ये बड़ी हुकूमतों की खाम ख्याली होती है जब आप इक़्तिदार में होते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी यस होती है। PTI के भी बहुत से मिनिस्टर्स का ये मामला था, जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट से यस हो आगे पीछे और आपको लगे कि आपके अलावा कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है, फिर आप बड़े छक्के चौके आप खुल के खेल रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि जो उनके ज़्यादा करीब होता है उसकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हो रही होती है, उसकी ज़्यादा सर्विलेंस हो रही होती है। अब चीज़ें तो मेरी इतला ये है कि पहुँची हैं इस्टेब्लिशमेंट तक, जो ऑफ कैमरा बैठ के बात करते हैं ना, गुफ्तगू करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो पहुंची हैं चीज़ें। और वो तो ज़ाहिर है मैं अपने चैनल पे वो कर चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म के नाम पे तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी इक़्तिदार में वापसी पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, नून लीग की इक़्तिदार में वापसी पर। क्योंकि फैसल वाडा साहब जो बयानिया बना रहे हैं ना, वो क्या बयानिया, वो बयानिया ये है, और जो ख़ुद शहबाज शरीफ, और आपने देखा है हालात ख़राब हुए, जैसे से कल आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने अंडरपास का इफ्तिताह और ओवर ब्रिज का भी उन्होंने क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया है, और उन्होंने कहा मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। ठीक है, मैंने मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए, खिदमत के लिए जब भी मुलाकात की है, बात की है, वो तो सिर्फ उस वजह से। हाँ ठीक है, तो वो सफाइयाँ दे रहे हैं, वो और बिछ रहे हैं और गिर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि वो जो ऑफ कैमरा और ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कर रहे हैं, वो बातें पहुँची हैं उधर इजहार बरहमी है। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है
कि आज जितना इस्टेब्लिशमेंट का ग्राफ नीचे गया है, मुझे एक बात बताएं, आज से यानी इमरान खान 2022 में गए, फरवरी मार्च, यानी वो जब न्यूट्रल वाली इमरान खान ने वो शुरू किए थे कि न्यूट्रल, और वो उससे पहले तक वाहिद पीटीआई जमात, टू बी वेरी प्रिसाइज ना, 6 मार्च मेलसी जलसे से पहले पीटीआई का फॉलोअर 90% प्रो इस्टेब्लिशमेंट था। हर जगह पे फ़ौज को डिफेंड करना, हर वक्त फ़ौज की बात करना। जैसे ही पीटीआई को हटाया गया, और अब तो वो ख्वाजा आसिफ साहब मान रहे हैं कि कैसे हटाया गया, और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अब बता दिया ना। अब आप देखें ना इमरान खान के बयानी की कैसे वो सदाकत साबित हो रही है। जब इमरान खान ये कहते हैं कि इनका एहतसाब नहीं होने दिया गया, तो बात तो ठीक है, क्योंकि 9 माह बाद ही फैसला कर लिया गया था कि खान को हटाना और इनको लाना है। इनके साथ लड़ाई से ये चल रही थी कि इनको कहा जा रहा था कि ये जो तुम्हारी ये मामला है, इस पे हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाओ। आज आप कहें कि हमारे ऊपर जुल्म किया पीटीआई ने, हमारे पे उस वक्त जुल्म हो रहा था, हमारी गिरफ्तारियां। भाई अगर आप गिरफ्तार हैं, आप जेल के सेल में हैं, और कोई बंदा आपको आके कह रहा है कि आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, तो आपको भी पता है आपकी गिरफ्तारी कितनी सीरियस है। सर आपको हुकूमत में ले आते हैं, आप पहले स्टेप पे पंजाब ले लें, अगले स्टेप पे आप मरकज़ भी ले लें। मैं आपको एक बात नाज़रीन के सामने कहता होता हूँ, आप उसके गवाह हैं। जब बताया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ जब जेल में थे, तो वहाँ ड्यूटीज़ लगी हुई थी कि कहीं इमरान खान पुलिस को हुक्म देकर और मियाँ नवाज शरीफ की सहूलियात ना निकलवा दे, और वहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई थी कि खाना घर का आना चाहिए मियाँ साहब का, और उनको पूरा वहाँ पे पुरसकून रखा जाए। तो बहुत सारे टोपी ड्रामे भी हुए हैं, वो सब ड्रामे थे, इनका एहतसाब नहीं होने दिए। 2-2.5 साल शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये अब एक बयानिया फैसल वाटर साहब बना रहे हैं कि सारे सियासतदानों को देख लिया गया। ख़ुद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो हमें IMF वाली डील सिपह सलार ने कराई है, दोस्त मुल्कों से पैसा सिपह सलार ने लेके दिया है, सरमायाकारी सिपह सलार लेके आए हैं, SIFC सिपह सलार का वीएन है, मादनियात, IT, ज़राअत, ये सारे सिपह सलार के वो हैं। तो आपने 87 आपने वजीर किस लिए रखे हुए? मतलब गाड़ियों पे झूले खाने के लिए रखे हुए, तो फिर थाईलैंड जाने के लिए रखे हुए? अगर सारे काम हमारे इस्टेब्लिशमेंट और इदारे नहीं करना, फिर इनकी क्या ज़रूरत है? ये जो बयानियाँ जो फैसल वाटर साहब बना रहे हैं, और फैसल वाटर साहब जो अग्रेसिव गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो बात अब TV पे भी कहना शुरू हो गए हैं कि हमें क्या पता इमरान रियाज़ कहाँ पे है, हमें क्या पता इमरान खान की उसके ऊपर पाबंदी किसने लगाई है, और ख़ासतौर पर मरीम औरंगज़ेब को बहुत टारगेट कर रहे हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और वही हो सकता है कि हम जितना हमारी परसेप्शन ख़राब हुई, जो हमारा ग्राफ नीचे गया, वो तो तुम लोगों को लाने की वजह से गया, तुम लोगों को लाने की वजह से गया। आज तुम हमारे ऊपर चीज़ें डाल रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, भाई हमारे पे ना आना। और ये मैं आपको एक बात बताऊँ सदीक जान, ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये कोई लंबी कहानी चलने वाली नहीं है। आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता ना, ये सारे आपको आइन परस्त भी बनते हुए नज़र आएंगे। मैं हैरान हो गया, मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था एहसन इकबाल साहब को, जनाब शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोग्राम में बताया, जब वज़ीर आज़म ने बयान दिया ना आसमा शराजी के प्रोग्राम में कि 90 दिन में हो जाएंगे इलेक्शन, लेकिन हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला रहे हैं और मरदमशुमारी नोटिफाई करनी है। इस पर शाहज़ेब खानज़ादा ने उनको लिया और उनसे कहा, उसने कहा इस पर डिले तो हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन जो है ना, आगे जो उनका आर्गूमेंट था, मैं यकीन माने अगर आप उस पर वॉइस चेंजर लगा देंगे, आप फ़र्ज़ कर लें कि आप एहसन इकबाल की आवाज़ नहीं पहचानते, आंखें बंद कर लें, आपको ना पता हो, इंट्रोड्यूस ना करवाया, आपको लगेगा कि PTI का कोई बंदा बोल रहा है पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस ना होने पर। यानी वो गुफ्तगू कर रहे हैं आइन में कहीं गुंजाइश नहीं है कि 90 दिन क्रॉस हो जाएं। आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, भाई आप 6 महीने 8 महीने बैठ के ये सब कुछ सुनाते रहे, हर TV चैनल के ऊपर आप कहते रहे कि जनाब ज़रूरी नहीं है इलेक्शन पंजाब में हो, पूरे मुल्क में एक वक्त पे होना चाहिए, आइन में ये नहीं लिखा हुआ तो वो भी लिखा हुआ है। आज़म तारड़ साहब ने बात कही है कि 6-8 हफ्ते इलेक्शन आगे चला जाएगा 90 दिन से। इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि 90 दिन में अगर आप इलेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा। 254 इसीलिए। फिर फारूक इनायत साहब ने उधर कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना, 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देनी है, और वो तारीख 6 महीने बाद की भी हो सकती है। ये भी आर्गूमेंट दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो हालात हैं लोगों के। मेरा ख्याल है चीज़ें पहुँची हैं उधर, चीज़ें पहुँच रही हैं, गुस्सा बहुत है, और इनकी गवर्नेंस उनके सामने, इनकी गंद का टोकरा जो सर पे इस्टेब्लिशमेंट ने रखा है वो भी उनके सामने। मेरा ख्याल है कि इस पे बिल्कुल सोचा जा रहा है कि निगरान सेटअप जो है उसको 1.5-1.5-2 साल चलाया जाए काजी फैसल के साथ मिल के,
और ताकि जो है वो सियासतदानों को साइड पर रख के और एक बार पूरा फोकस करके जो इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि SAFC के ज़रिए चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं तो उसको बनाने की कोशिश की जाए। बहरहाल जी, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक सियासी वंडरलैंड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर अपने नाज़रीन को बता दें कि शहबाज शरीफ आपको ये कमाल आता है कि वतन की एड़ियाँ नहीं, वो कहते हैं ना कि वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे। हाँ, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। वो एड़ियाँ रगड़ेंगे, चश्मा वो निकाल लेंगे। चले जी, देखते हैं चश्मा निकालते हैं अब तो कि भतीजी भी साथ नहीं। लेकिन में जो भतीजे के हवाले से भी ज़ाहिर है कि एक गुफ्तगू जो है ना और एक नशिस्त बाकी है। जो पाकिस्तान है वो आपको पता है आजकल ना वंडरलैंड बना हुआ है। ऐसे ऐसे अजूबे हो रहे हैं यहाँ पर, और अब हो सकता है कि ये अजूबा भी हम देखें कि जैसे ही हुकूमत जाए उसके बाद फिर आपको कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आएँ। और जो 5 जुलाई को हमने वीडियो की थी कि सियासी जायचे के ऊपर क्या नून लीग के ज़वाल का आगाज़ होने जा रहा है, तो वो डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कम से कम फैसल वावड़ा साहब की गुफ्तगू जो है ना उससे इसका इजहार होता हुआ नज़र आता है। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।